टुडे वी विल लर्न द इम्यूनोडिफिशियंसी डिसऑर्डर। हर साल इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आ ही रहा है, मिनिमम एक क्वेश्चन तो होगा। तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे और बस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसी को पढ़ेंगे, ठीक है। ज़्यादा कुछ जानना नहीं है। तो पहला एग्जांपल क्या है, क्लासीफाई कैसे करेंगे कि इम्यूनोडिफिशियंसी डिसऑर्डर है, इसको पहले हम लोग क्लासीफाई करेंगे। क्लासीफाई करने के लिए बेस्ट क्या है कि सबसे पहले बी सेल के डिसऑर्डर कौन कौन है। हाँ भाई, बी सेल में डिफेक्ट, टी सेल के कौन कौन है, बी और टी सेल दोनों के कौन कौन है, और फैगोसाइटोसिस रिलेटेड डिसऑर्डर कौन कौन है। ये याद रखो, पहले तो नाम याद रहे, वही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नाम याद रहे, ये इंपॉर्टेंट है। तो पहला बी सेल रिलेटेड जो डिसऑर्डर है उसको बी से ही याद रखेंगे, ब्रूटोन एक्स लिंक्ड ए गामा ग्लोबिनिमिया। जो मार्क कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, बाकी जो नीचे का डिसऑर्डर है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पहला कौन, बी सेल डिसऑर्डर जो याद रखना है, ब्रूटोन एक्स लिंक्ड ए गामा ग्लोबिनिमिया। टी सेल में याद रखना है, टी में आएगा डिजॉर्ज सिंड्रोम। अब इंपॉर्टेंट कैसे है कि एक तो याद करना भी इंपॉर्टेंट है कि टी सेल डिसऑर्डर वाले को तो कैसे याद रखेंगे, ये याद रखो, टी फॉर टू, और टू को दो भी बोलते हैं, और दो से डी जॉर्ज सिंड्रोम, ये याद हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं बी और टी सेल। बी और टी सेल मतलब दोनों के, बोथ का कौन हो, तो विस्कॉट अल्ड्रिच सिंड्रोम, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, बोथ याद रखने के लिए कैसे, देखो दो दो नाम है यहाँ पे, एक विस्कॉट भी है, एक अल्ड्रिच भी है, ये बोथ, ठीक है। एक और डिसऑर्डर जो बी एंड टी सेल डिसऑर्डर्स में आता है वो आता है SCID, सीवियर कंबाइंड। तो कंबाइंड मतलब क्या, मिलजुल के, मिलजुल के मतलब बोथ, मतलब बी और टी दोनों का इन्वॉल्वमेंट होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, मैं जिसको मार्क कर रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बी सेल में ब्रूटॉन एक्स लिंक्ड ए गामा ग्लोबिनिमिया, टी सेल में डिजॉर्ज, डिजॉर्ज कैसे रखेंगे, टी फॉर टू, टू से दो, दो से डिजॉर्ज, बी फॉर ब्रूटॉन, खत्म हो गया। बी एंड टी सेल मतलब बोथ, बोथ मतलब दो लोग हैं, बी का भी डिफेक्ट है, टी का भी डिफेक्ट है। कैसे याद रखेंगे, विस्कॉट अल्ड्रिच में कैसे याद रखेंगे, विस्कॉट एक नाम, अल्ड्रिच एक नाम, तो बोथ हो गया। और SCID में कंबाइंड लिखा है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी। तो कंबाइंड का मतलब क्या, दोनों, बी भी है टी सेल भी है, ठीक है। अब आते हैं फैगोसाइटोसिस रिलेटेड डिसऑर्डर में। तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तीन डिसऑर्डर है, दो डिसऑर्डर है, क्रोनिक ग्रैनुलोमेटस डिसऑर्डर, ठीक है, और दूसरा है चिड़ियक हिगासी डिसऑर्डर, चिड़ियक हिगासी सिंड्रोम। तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हम लोग को पहले ये बी सेल, टी सेल, बी एंड टी सेल फैगोसाइटोसिस रिलेटेड डिसऑर्डर एट अ ग्लैंस याद होना चाहिए कि हाँ, नाम जानते ही पता चल जाए कि हाँ भाई बी सेल का है कि टी सेल का है कि बी एंड टी सेल का है कि फैगोसाइटोसिस रिलेटेड है। ट्रिक मैंने बता दिया, ठीक है। फैगोसाइटोसिस रिलेटेड डिसऑर्डर का नाम सी से है, क्रोनिक ग्रैनुलोमेटस या चिड़ियक हिगासी सिंड्रोम, ठीक है, बाकी कुछ याद नहीं। अब आते हैं बी सेल में। बी सेल में और कौन कौन से डिसऑर्डर हैं जो कि पढ़ना है, तो नाम बस याद रखो, इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब, ठीक है। एक्स लिंक्ड हाइपर IgM सिंड्रोम, इसके बारे में एक बार क्वेश्चन पूछा है। सेलेक्टिक IgA डिफिशियंसी पूछा हुआ है, ठीक है। कॉमन वेरिएबल डिफिशियंसी, ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इनसे तो हर साल क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। टी सेल में ज़्यादा कुछ अलग से याद नहीं रखना है। बी एंड टी सेल में एक याद रखना है, एटक्सिया टेलेंजेक्टेसिया, ठीक है। ये हो गया। तो अभी हम लोग डिसऑर्डर स्टार्ट करेंगे वन बाई वन। तो पहले हम लोग बढ़ेंगे बी सेल डिसऑर्डर। तो बी सेल डिफेक्ट में जो पहला डिफेक्ट है जिसको अच्छे से पढ़ना है वो है हमारा ब्रूटॉन एक्स लिंक्ड ए गामा ग्लोबिनिमिया, ठीक है। इसको याद करने कैसे, बी से याद रखे थे कि भाई बी सेल का डिसऑर्डर है, ठीक है। और इसके बारे में याद रखेंगे 4B से याद रखेंगे, कैसे 4B से, देखो जब भी बी सेल का फॉर्मेशन होता है तो प्रो बी सेल प्री बी सेल में बनता है, और प्री बी सेल फिर मैच्योर बी सेल में बनता है, और फिर ये मैच्योर बी सेल प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होकर क्या बनाता है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, जो कि इन्फेक्शन के, ये इसको यहाँ लिख दो प्लाज्मा सेल, ठीक है, और फिर बनाता है ये IG इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ठीक है। तो याद रखो। अब होता क्या है कि यहाँ पे एक इंजाइम चाहिए जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रूटोन टायरोसिन काइनेज इंजाइम। अगर ये इंजाइम नहीं रहेगा तो ये सेल इसमें नहीं बनेगा, तो मैच्योर बी सेल नहीं बनेगा। तो याद रखना BTK इंजाइम का डिफिशियंसी होता है, ब्रूटोन टायरोसिन काइनेज का डिफिशियंसी होगा, नहीं होगा तो प्री में नहीं कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो इसके कारण क्या होगा, एब्सेंट, एक बी से याद रखो, बी सेल, नाम इसका क्या बोलते हैं कि तुम्हारा वो है, ठीक है। कॉमनली किस में देखने को मिलेगा, बी फॉर बॉयज़ में ज़्यादा मिलेगा, तो मेल प्रीडोमिनेंस रहेगा, ठीक है। बी फॉर बी से भी नाम है इसका, ब्रूटोन एक्स लिंक्ड ए गामा ग्लोबुलिन में, ठीक है। और इसके बाद इसके कारण क्या होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज़्यादा होगा। क्यों होगा, इम्यूनोग्लोबुलिन्स नहीं बना ना, क्योंकि प्लाज्मा सेल से बन ही नहीं रहा है, ठीक है। तो ये 4B याद रखना है। अब बी फॉर एक BTK एंजाइम लिख ही दिया, मेंशन कर दिया हमने, ठीक है। एक बी से नाम है, इतना ज़्यादा नहीं होता। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो बार बार इसमें क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि अप टू 6 मंथ बच्चा एकदम नॉर्मल रहता है। यही हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन जो आजकल आ रहा है इसमें यही क्वेश्चन क्लिक देख देखा। अगर बच्चा को 6 महीने के अंदर कोई डिफेक्ट हो रहा है तो ऑब्वियसली कोई बी सेल डिसऑर्डर होगा नहीं। क्यों, बिकॉज मदर्स का इम्यूनोग्लोबुलिन 6 महीना तक काम करता है, वर्क्स फॉर 6 मंथ। तो अब जो नीट क्वेश्चन देगा वो ऐसे ही देगा, हाँ भाई, कि अगर तुमको मिल रहा है कि हाँ 7वें 8वें महीने से बच्चे को प्रॉब्लम हो रहा है तो ब्रूटोन एक्स लिंक्ड ए गामा ग्लोबुलिन में हो सकता है। 6 मंथ के अंदर में अगर कोई डिफेक्ट हो रहा है तो कभी भी नहीं होगा, ठीक है। BTK जिन लिखा, ठीक है। तो अप टू 6 मंथ बच्चा नॉर्मल रहता है, यही इसका कैच पॉइंट है। क्या होगा, कैच पॉइंट, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा।
अब तो ट्रीटमेंट में क्या देंगे भाई, कमी किस चीज़ की है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स नहीं बन पा रहा ना, क्योंकि बी सेल का मैचुरेशन नहीं हो रहा है, तो बाहर से इम्यूनोग्लोबुलिन्स देंगे, आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ठीक है, ईजी है पहचानना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन बॉयज़, ठीक है, बीटीके जीन, ठीक है, खत्म हो गया बी सेल डिफेक्ट। अब आते हैं, अब बी सेल के छोटे मोटे जो डिफेक्ट हैं उनको भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आया था एक्स-लिंक्ड हाइपर आईजीएम सिंड्रोम से। ठीक है, तो एक्स-लिंक्ड हाइपर आईजीएम सिंड्रोम में क्या जानना है, बस इतना जानना है कि एक्स-लिंक्ड में क्या होता है कि सीरम में आईजीएम बढ़ जा रहा है। ठीक है, आईजीएम बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है, टी सेल्स नॉर्मल है यहाँ पे, तो ये आईजीएम क्यों बन रहा है, तो इसके लिए बस ये कह रहा है कि डिफिशियंसी ऑफ CD40 लाइगेंड होता है जो ऑन एक्टिवेटेड टी सेल, तो ये बी सेल डिफेक्ट ही है। ठीक है, इसका नाम था हाइपर आईजीएम सिंड्रोम। बस इतना याद रखो कि क्या होता है, एक्स लिंक्ड है। ठीक है, हाइपर आईजीएम मतलब आईजीएम सीरम आईजीएम बढ़ जाता है। एक होता है सेलेक्टिव आईजीए डिफिशियंसी। ठीक है, अब देखो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, क्यों, किसका, इसका 3-4 चीज़ इंपॉर्टेंट है कि एक तो मोस्ट कॉमन, जितना भी हम लोग इम्यूनोग्लोबुलिन डिफिशियंसी डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं उसमें मोस्ट कॉमन इम्यूनोग्लोबुलिन डिफिशियंसी डिसऑर्डर यही है। कौन है, सेलेक्टिव आईजीए डिफिशियंसी। ठीक है, इसमें क्या होगा कि अगर आईजीए कहाँ होता है, म्यूकोसा में होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के, तो अगर आईजीए का डिफेक्ट हो जाएगा, आईजीए डिफिशियंसी में हो गया, मोस्ट कॉमन इम्यूनोग्लोबुलिन डिफिशियंसी डिसऑर्डर होगा, साइनोपल्मोनरी इन्फेक्शन होगा। ठीक है, क्योंकि आईजीए का डिफिशियंसी है जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मिलता है। अब इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक चीज़ क्या दिखता है कि एनाफाइलेक्सिस होता है इस पेशेंट को। कब एनाफाइलेक्सिस कब मिलेगा, एनाफिलेक्टोइड रिएक्शन होगा जब भी ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेगा। ठीक है, क्योंकि इसके बॉडी में जब भी आप बाहर से ब्लड दोगे, तो बाहर से ब्लड दोगे तो इसके ब्लड में क्या आएगा, आईजीए, और इस आईजीए को इसका बॉडी क्या लेगा, एक्ट एज अ फॉरेन बॉडी, क्योंकि इसने आज तक आईजीए देखा नहीं है, तो इस आईजीए को फॉरेन बॉडी की तरह ले लेगा और इसके खिलाफ एंटीबॉडी बना देगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, ये हो गया हमारा सेलेक्टिव आईजीए डिफिशियंसी। सेलेक्टिव आईजीए डिफिशियंसी में क्यों होगा, क्योंकि अगर मान लो कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन लेता है सेलेक्टिव आईजीए डिफिशियंसी का पेशेंट, तो उसमें क्या होगा कि उसने आज तक कभी आईजीए देखा ही नहीं है, और आप बाहर से ब्लड दे रहे हो तो उसमें आईजीए होगा, और वो आईजीए जब इसके बॉडी में जाएगा तो उसको कैसे लेगा, फॉरेन बॉडी की तरह, तो उसको एंटीजन मान लेगा और एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बना के एनाफाइलेक्सिस कर देगा। ओके, अब आते हैं कॉमन वेरिएबल इम्यूनोडिफिशियंसी डिसऑर्डर। ये भी क्या है, एक प्रकार का बी सेल डिसऑर्डर। क्या है, बी सेल डिसऑर्डर। ठीक है, ज़्यादा कुछ जानना नहीं है। होता क्या है कि बी सेल नहीं बनेगा, तो बी सेल नहीं बनेगा तो क्या होगा, इम्यूनोग्लोबुलिन डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जब भी बी सेल नहीं बनता है तो इम्यूनोग्लोबुलिन डिक्रीज। इसका एक ही क्वेश्चन आया है जो कि माइक्रो से रिलेटेड है, वो भी किसमें, पैरासिटोलॉजी से, कि ये अगर डिसऑर्डर होता है तो एक इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है जिसका नाम है जियार्डिएसिस। क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा, नहीं तो नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। बच्चा लेट ऑनसेट में आता, मतलब स्टार्टिंग में नहीं प्रेजेंट करें, कुछ टाइम लगेगा। तो ये बी सेल्स के सारे डिसऑर्डर हो गए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब मेनली कोई पढ़ना है तो ये ब्रूटॉन एक्स-लिंक्ड पढ़ना है। ठीक है, एक मोस्ट कॉमन है, याद रखना, ये मोस्ट कॉमन है, सेलेक्टिव आईजीए डिफिशियंसी। बस खत्म हो गया। अब आते हैं टी सेल डिफेक्ट। टी सेल डिफेक्ट में याद रखना, कैसे याद रखे थे, टी फॉर दो फॉर दो, तो डी जॉर सिंड्रोम। ठीक है, डी जॉर सिंड्रोम याद रखें। अब डी जॉर सिंड्रोम में हमको क्या क्या देखना है, चलो इसके लिए ट्रिक था एक हमारा, कैच 22। हर साल क्वेश्चन आ रहा है। आजकल क्या है ना कि सब्जेक्ट्स को लिंक करके क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, कि हाँ भाई इसमें अगर एनाटमी आ रही है तो एनाटमी पूछेंगे, तो इसमें एनाटमी आती है। ठीक है, होता क्या है कि इसमें जो तुम्हारा जो सेकंड क्लेफ्ट, थर्ड और फोर्थ आर्च है, ठीक है, तो थर्ड और फोर्थ आर्च का ना डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। आर्च याद रखना, तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है, डी जॉर सिंड्रोम का हिस्ट्री दे देगा, पूछेगा कौन सा आर्च का डेवलपमेंट है। इसके कारण क्या होता है कि जो थर्ड और फोर्थ आर्च के डेरिवेटिव है वो अच्छी तरह से नहीं बन पाते हैं। ठीक है, तो क्या क्या मिलेगा, देखो थर्ड और फोर्थ, यहाँ पे सी फॉर कार्डियक डिफेक्ट होगा पेशेंट को। ठीक है, अब देखो मान लो कि अगर ये तुम्हारा फेरेंजियल आर्च नहीं बनेगा तो एबनॉर्मल फेस मिलेगा। ठीक है, दूसरा टी फॉर याद रखना कि थाइमस भी तुम्हारा थर्ड से बनता है, तो थाइमिक एप्लेजिया याद रखना। अब पैलेट भी तुम्हारा फेरेंजियल आर्च से बनता है, क्लेफ्ट पैलेट मिलेगा इस पेशेंट को। ये सब कैरेक्टरिस्टिक देख लेना, थाइमिक एप्लेजिया, एबनॉर्मल फेसिस, कार्डियक एबनॉर्मलिटी। ठीक है, एच फॉर याद रखना, हाइपोपाराथायरॉयडिज्म। क्यों, क्योंकि पाराथायरॉयड हार्मोन कहाँ होता है, पाराथायरॉयड जो ग्लैंड्स होते हैं वो भी तुम्हारा कहाँ होते हैं, थायरॉयड के पास, तो भी फेरेंजियल आर्च से डेवलप होते हैं। अगर मान लो पाराथायरॉयड कम हो गया तो क्या होगा, कैल्शियम कम होगा, और कैल्शियम कम होगा तो उसको क्या होगा, हाइपोकैल्सीमिया के सिम्टम्स आएंगे पेशेंट को। तो आजकल का क्वेश्चन कैसा है कि हाइपोकैल्सीमिया के सिम्टम्स दे देगा, बोलेगा कि पाराथायरॉयड हार्मोन नहीं है, बोलेगा कौन से फेरेंजियल आर्च का डिफेक्ट है, तो थर्ड और फोर्थ, अगर कोई एक चूज करना हो तो थर्ड को चूज कर लेना। ठीक है, थर्ड इज बेटर ऑफ देन फोर, ऐसा होता है, दोनों का डिफेक्ट है। 22 से याद रखना, इससे हमारा क्रोमोजोम याद हो गया, कैसे, डिलीशन ऑफ 22 Q11। ठीक है, तो याद रखना कि डी जॉर्ज नाम का एक आदमी था। ठीक है, डी जॉर्ज नाम के आदमी ने क्या किया, कैच छोड़ दिया। ठीक है, कैच छोड़ा,
तो कैच कहाँ छोड़ते हैं? क्रिकेट में। क्रिकेट में कितने लोग खेलते हैं? 22 लोग। तो डिजॉर्ज ने क्रिकेट कैच छोड़ दिया, ठीक है, क्रिकेट में कैच छोड़ दिया, ठीक है। क्रिकेट में कितने लोग खेलते हैं? 22। तो कैच 22 फॉर द डिजॉर्ज सिंड्रोम। ठीक है, तो देख लेते हैं पेशेंट में क्या क्या मिलेगा डिजॉर्ज फेस पर। इसका तो एक एबनॉर्मल लॉन्ग फेस रहेगा क्योंकि फेरेंजियल आर्च का डिफेक्ट है 3rd एंड 4th। ये देख लो पैलेट, क्लेफ्ट पैलेट, ठीक है। थाइमस का एप्लेजिया, थाइमिक एप्लेजिया होगा। तो थाइमस क्या होता है तुम्हारा? टी सेल्स के लिए, तो टी सेल में जो डिफेक्ट रहेगा, ठीक है। प्लस ये तुम्हारा कार्डियक एबनॉर्मलिटी क्यों मिलता है? ये कोनो ट्रंकल डिफेक्ट, कार्डियक डेवलपमेंट पढ़ोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। इसके कारण क्या मिलता है? कार्डियक एबनॉर्मलिटी, जैसे टेट्रालॉजी ऑफ पैलेट भी मिल सकता है इस पेशेंट में। जीन 22 Q11, ठीक है, देख लिया हमने। कैच 22 ये देखा, इसको बोलते हैं वेलो कार्डियोफेशियल सिंड्रोम में, ठीक है। तो डिजॉर्ज को क्या बोल सकते हैं? वेलो कार्डियोफेशियल सिंड्रोम, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसे आएगा? इसको मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चन आएगा वो पूछ देगा ऐसे, फेरेंजियल आर्चेस का फोटो दे देगा, ठीक है। अब पूछे कौन से आर्च का डिफेक्ट के कारण तुम्हारा ये मतलब बाकी सारे सिम्टम्स जो तुमको होगा वो डिजॉर्ज सिंड्रोम को दे देगा, ठीक है। तो इस बच्चे को क्या होगा ना, ये जो तुम्हारा हाइपोकैल्सीमिया है इसके कारण क्या होगा? बच्चा पैदा लेगा ना तो कंजेनाइटल टेटनी होगा इसको, लैरिंजोस्पाज्म, ऐसे सिम्टम्स होंगे। हाइपोकैल्सीमिया के सारे सिम्टम्स मिलेंगे, ठीक है। और उसके बाद उसको बोलेगा कि हाँ भाई फेशियल एबनॉर्मलिटी भी है, ठीक है। तो इसको देख के तुमको बताना है कि डिजॉर्ज सिंड्रोम। एक नया क्वेश्चन जो 2 चीज़ याद रखना है कि इसमें जीन पूछता है, ठीक है। तो ये अलग से याद रखना, टॉक्स1 जीन का डिफेक्ट। ये कैसे याद रखेगा कि डी जॉर्ज में 2, तो 2 से 2, तो टॉक्स1, ठीक है। और एक और चीज़ देखा गया कि डिजॉर्ज सिंड्रोम के पेशेंट में साइकेट्रिक कंडीशन देखे ADHD होने का चांस और सीजोफ्रेनिया होने का चांस ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 2 चीज़ अलग से याद रख लेना, ठीक है, क्योंकि डिजॉर्ज सिंड्रोम इंपॉर्टेंट है कि टॉक्स1 जीन, ठीक है, और ADHD और सीजोफ्रेनिया होने का चांस ज़्यादा रहता है, ओके। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे हमने कैच 22 में क्या देखा कि थाइमिक एप्लेजिया है। अगर मान लो कि थाइमस रहेगा ही नहीं, तो थाइमस नहीं रहेगा तो तुम्हारा क्या होगा? टी सेल भी नहीं रहेगा। अगर टी सेल नहीं रहेगा तो ये याद रखना कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एब्सेंट रहेगा। यहाँ पे क्या होगा? एब्सेंट। ये इंपॉर्टेंट है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या होगा? एब्सेंट होगा।